हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन बनता है दिल्ली सल्तनत को लेके वो यही बनता है कि दिल्ली सल्तनतों में वंशों का क्या क्रम है। तो दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश, उसके बाद है खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, नंबर 4 पे है सैयद वंश और लास्ट में है लोधी वंश। तो ये है दिल्ली सल्तनत में वंशों का क्रम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ने का वो रहेगा गुलाम वंश। हम लोग गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करें गुलाम वंश की, तो इसको मामलुक वंश और इल्बरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक तुर्की शासक थे, उसने जो है वो गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ये हम सब जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गोरी के गुलाम व दामाद थे। गुलाम वंश के प्रमुख शासकों में इनका नाम लिया जाता है। और अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो जब इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी प्रथम राजधानी बनाया था लाहौर को। इन्होंने कुछ उपाधियां प्राप्त की है जिसमें से है कुरान खां। ये कुरान बहुत पढ़ते थे इसलिए इनको कुरान खां की उपाधि मिली हुई है। इसके अलावा लाख बख्श, लाखों का दान करते थे ये, इसलिए इनको लाख बख्श की उपाधि मिली हुई है। और एक मिनहाज उस सिराज ने इनको टाइटल दिया था हातिम ताई का। तो ये थी इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपाधियाँ। इसके बाद अगर इनकी डेथ की बात करें तो 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर लाहौर में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी और लाहौर में ही इनको दफनाया भी गया है। ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे प्रमुख निर्माणों से संबंधित कुछ चर्चा। तो अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या प्रमुख निर्माण किए थे, उनमें सबसे पहला जो आता है वो आता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है और ये जो है वो भारत की प्रथम मस्जिद है जो कि जैन मंदिर और वैष्णव मंदिर के अवशेषों पर बनवाई गई है। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर में स्थित है। इसको जो है वो इस्लाम वास्तुकला का आश्चर्य भी कहा जाता है। इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और ये बौद्ध मठ के अवशेषों पर जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है। और अगर कुतुब मीनार के नाम की बात करें तो कुतुब मीनार का नाम जो है सूफ़ी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा हुआ है। इसका निर्माण तो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाने के कारण इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया था। फिर इसका पूरा काम करवाया है इल्तुतमिश ने और पहली मंजिल बनवाई थी ऐबक ने। फिर उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद का पूरा काम करवाया हुआ है इल्तुतमिश ने और अन्य लोगों ने, जिसके बारे में हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे 1369 में जब लाइटनिंग के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया था तो उस समय पे शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और इसमें 5वीं मंजिल जो है वो जोड़ी हुई थी। इसके अलावा 1505 में जब भूकंप आया था तो भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उस समय पे सिकंदर लोधी ने जो है वो इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसके अलावा 1803 ईस्वी में रॉबर्ट स्मिथ ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और इसमें कबूला का जोड़ा था जिसे सिपत फोली कहा जाता है, सिपत फोली। इसके बाद बात करें हम लोग इसकी, तो ये रेड और येलो बलुआ पत्थर के प्रयोग से वो बना हुआ है और 1993 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था इसको। और ये जो है वो लाल कोट के अवशेषों पर निर्मित है। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ प्रमुख निर्माणों के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे गुलाम वंश के नेक्स्ट प्रमुख शासक जिसमें नाम आता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश का। अब वैसे तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि ये जो था वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था।
क्योंकि इसने बहुत से कार्य करवाए हैं। आराम शाह को मारकर जो है वो ये 1211 ईस्वी में शासक बना था दिल्ली का। और ये जो ये एक इल्बरी तुर्क था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था तो उस समय पे ये बदायूं का गवर्नर था। अब इसके बारे में एक लाइन भी कही जाती है कि ये जो था वो गुलामों का गुलाम व दामाद था। वो इसलिए क्योंकि इल्तुतमिश ऐबक जो है वो खुद एक गुलाम था और ये गुलामों का मतलब ये उसका दामाद था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम व दामाद कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि जो है वो धारण की थी। और बगदाद के खलीफा से ये उपाधि इसने धारण की थी। और 1236 ईस्वी में जो है वो इनकी डेथ हो जाती है। और इसके अलावा तराइन का तीसरा युद्ध, ये बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है जो कि इल्तुतमिश और बगदोज के बीच में हुआ था। इसके अलावा मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के हमले को भी इसने जो है वो टाला था। कहते हैं कि ख्वारिज़म सम्राट जलालुद्दीन को जो है वो इसने शरण देने से मना कर दिया था। तो इस तरह से इसने चंगेज़ खान के हमले को जो है वो टाला था। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार का भी निर्माण जो है वो पूरा करवाया था। ये हमने अभी लास्ट कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जब पढ़ा तब भी पढ़ा था। इसके अलावा इसने जो है वो शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। इसने चांदी का डंका और तांबे का जित्तल शुरू करवाया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित कि चांदी का डंका और तांबे का जित्तल जो है वो इसने शुरू करवाया था। इसके अलावा इसने इक्ता प्रणाली चलाई थी। इसमें क्या होता था इक्ता प्रणाली में कि जमींदारों के ज़मीन के बदले जो है वो टैक्स देना पड़ता था। ये इक्ता प्रणाली। इसके अलावा 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था जो तुकान ए चिहलगामी के नाम से जाना जाता है। और इसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया था और न्याय हेतु इसने अमीर एदार और न्याय का घंटा ये चीज़ें जो है वो करवाई थी। तो ये थे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमुख शासक है गुलाम वंश से संबंधित वो है रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये 1236 से 1240 तक जो है वो शासन करती है। और ये जो है वो प्रथम महिला मुस्लिम शासक है। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। और इसके बारे में एक ये कहानी सामने आती है कि इसका जो प्रेमी था याकूत, इसके प्रेम प्रसंग में पड़ने के कारण कहीं ना कहीं इसने अपना शासन जो है वो खो दिया था। इसने इसको जो है वो घोड़ों के अस्तबल का जो है प्रधान बना दिया था, जिसकी वजह से इसकी जो प्रजा थी इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाराज़ हो गई थी। इसके अलावा भटिंडा का शासक जो अल्तुनिया था उसके माध्यम से इसके भाई ने जो है वो याकूत को जो है वो मरवा दिया था और रजिया को बंदी बनवा दिया था। लेकिन बाद में अल्तुनिया से जो है वो इसका निकाह हो जाता है। और फिर विवाह होने के बाद ये जो है वो दोबारा से अपने शासन क्षेत्र में शासन करने के लिए हमला करते हैं। लेकिन कहते हैं कि बीच में ही डाकुओं का हमला होता है और इसमें इन दोनों की जो है वो मृत्यु हो जाती है और 1240 में जो है वो इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो प्रमुख शासकों के नाम लिया जाता है वो है एक नसरुद्दीन महमूद। इनके बारे में क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो है वो कुरान की नकल करता था और ये टोपी सिलकर जो है वो अपने जीवन का यापन करता था। इससे ज़्यादा इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रमुख शासक का नाम है इसमें वो है गयासुद्दीन बलबन। अब गयासुद्दीन बलबन जो है वो 1266 से 1287 ईस्वी तक जो है वो गुलाम वंश का शासक रहा। ये जो था वो 40 सरदारों में से एक है। अब ये क्या करता है अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है नसरुद्दीन महमूद के साथ। लेकिन ये बाद में इसी दामाद की हत्या कर स्वयं जो है वो इसका शासक बन जाता है। उसके बाद
इसने जो है वो सीरी नामक शहर भी बसाया हुआ था गयासुद्दीन बलबत ने। इसके अलावा इसने तुर्कान एवं चहलगामी की समाप्ति करवाई थी और दीवान में अर्ध सैन्य विभाग की इसने स्थापना की थी और इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था और इसने बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी और नवरोज त्योहार का शुभारंभ जो है वो इसने करवाया था। इसके अलावा इसने शुद्ध रक्त की नीति को अपनाया था। इसने जो है वो ईरान के शासक के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ है और ये जो था वो देवीय राजत्व के सिद्धांत को जो है वो मानता था। इसने सिजदा और फैबोस शुरू करवाया था। सिजदा क्या है, इसमें घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना होता था और फैबोस मतलब पैरों को चूमना होता था। ये प्रथा भी इसने शुरू करवाई थी। इसके अलावा अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबार में रहते थे और ये जो था ऐसे इल्तुतमिश का जो है वो ये गुलाम था। तो ये थे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और लास्ट में नाम आता है कैमूर्स का और कैमूर्स जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स गुलाम वंश से संबंधित। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल पॉइंट साबित होंगे और आने वाले एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये आप लोगों की हेल्प करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।